नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मोदी से आस, बेहतर यात्रा का प्रयास। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा से इस बार रोजगार और व्यापार बढ़ने की बात सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो चुकी है। ऐसे में एक और जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों में प्रदेश सरकार के सभी विभाग लग गए हैं, वहीं इस बार शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग भी भाजपा सरकार कर रही है। पीएम मोदी का दौरा फिलहाल बारिश और बर्फबारी के अलर्ट की वजह से टाल दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च में मौसम अनुकूल होने के बाद पीएम मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा आएंगे। प्रदेश सरकार ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर लंबे समय से तैयारियां की हैं। तैयारियों का जायजा लेने सीएम धामी के साथ ही प्रदेश के प्रमुख अधिकारी मुखबा और हरसिल घाटी का दौरा कर चुके हैं। भाजपा जहां इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत पूर्व सीएम हरीश रावत के कार्यकाल में ही हो चुकी थी, जिसे धामी सरकार ने आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियां शीतकालीन यात्रा के साथ ही अपनी आने वाली चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही हैं। शीतकालीन यात्रा से कितना रोजगार बढ़ा और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। दरअसल उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल माह से हो जाती है। इस बार शीतकालीन चारधाम यात्रा पर भी सरकार फोकस कर रही है। बता दें कि सर्दियों में शीतकालीन प्रवास स्थलों ऊखीमठ, जोशीमठ, पांडुकेश्वर, मुखबा और खरसाली में चारों धामों के देवताओं की डोलियों की पूजा की जाती है। फिलहाल इन शीतकालीन प्रवासों पर कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि पीएम मोदी की ब्रांडिंग के बाद इस यात्रा को कितना बूस्टअप मिलेगा। वहीं विपक्ष इसे मात्र एक जुमला करार दे रहा है और धरातल पर कोई तैयारी न होने की बात कह रहा है। साथ ही विपक्ष सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों को लेकर कह रहा है कि इनमें पर्यटक कम, स्थानीय लोग ज्यादा हैं। दूसरी ओर स्थानीय व्यापारी और पंडा पुरोहित भी शीतकालीन यात्रा से प्रदेश को फायदा होने की बात कह रहे हैं। यहीं पर अखिल राष्ट्र के श्रद्धालु शीतकाल में मां गंगा के दर्शनार्थ आते हैं। इस वर्ष से हमारी श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम ने एक विशेष प्राविधान शीतकालीन यात्रा का किया है और हमारे गुरुजनों ने भी, हमारे शंकराचार्यों ने भी, सभी ने इसके लिए प्रेरणा की है। और हमारी जो उत्तराखंड की जो यशस्वी सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तथा इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर चार धाम की व्यवस्थाओं को, चार धाम की जो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। शीतकालीन यात्रा जो शुरू कराने का कार्य है वो उस वक्त मुझे लगता है हरीश रावत जी की जो सरकार थी, उन्होंने जो है इसका प्रपोजल दिया था। सरकार उसके बाद बदल गई और धामी जी से पहले जो मुख्यमंत्री आए वो उसे भूलने का उन्होंने कार्य किया और धामी जी ने इस फाइल को दोबारा खोलने का कार्य किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि ग्रीष्मकालीन यात्रा भी शुरू होने वाली है और शीतकालीन चल रही है, लेकिन जो व्यवस्थाओं को लेकर के हमेशा सरकार की किरकिरी होती है, जिसकी वजह से भूमि की जो अपनी एक गरिमा है, अपनी एक जो सम्मान है, उसको उस पर चोट लगाने का कार्य जो सरकार करती है। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें करिए, आप जितनी बातें कर रहे हैं उन बातों को धरातल पे भी उतारिए, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है वो वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, उनकी आजीविका का भी एक बड़ा स्रोत है। तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर जिस तरह से राज्य में इस साल शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की, उससे शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिले। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम तो कई बार आ गए। इस समय उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो माँ गंगा के उद्गम पर जो है कि माँ गंगा के दर्शन करना चाहते हैं और उनके इस प्रयास से
जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटकों की आवत जावत शीतकालीन यात्रा में चार धाम में बढ़ेगी, क्योंकि मौसम का प्रिडिक्शन 4 दिन के लिए खराब बताया गया, तो इसलिए उनका दौरा टला लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी मार्च के महीने जब मौसम अनुकूल रहेगा तब आकर के जब वहाँ पर माँ गंगा की आरती करेंगे तो उसके बाद गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम की तरफ भी लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। बता दें कि उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विगत 28 जनवरी को देहरादून में अपने संबोधन में कह चुके हैं। उन्होंने इससे शीतकालीन आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलने की बात कही थी। इस यात्रा से कहीं न कहीं प्रदेश के लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चारधाम यात्रा के समापन के बाद अभी तक यहाँ की चारधाम यात्रा पड़ाव सूने पड़े हैं। पीएम मोदी की इस ब्रांडिंग से कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। भाजपा के अनुसार इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार बढ़ेगा। शीतकालीन यात्रा बढ़ती है तो राज्य का पर्यटन बढ़ेगा और उत्तराखंड की जीडीपी भी बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस के अनुसार शीतकालीन चारधाम यात्रा का प्रचार प्रसार भाजपा सरकार नहीं कर रही। उपक्रांत के अनुसार शीतकालीन यात्रा से स्थानीय लोगों की बजाय बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। देखिए, जब इस तरह की पहल होती हैं तो निश्चित तौर पे स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलता है, रोजगार बढ़ता है। आपको याद होगा पहले भी राजा महाराजा और राम जी तो बहुत सारे जो है मेले और आयोजन करते रहते थे। लगातार यही योजना होती थी किस तरह से व्यापार फले फूले और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना और उसके लिए मुहिम की तरह लगना इसी और एक बढ़ता हुआ कदम है। जब भी चार धाम यात्रा की बात ग्रीष्मकालीन जो शुरू से चल रही थी, जब भी हमने उनको बहुत सारे सुझाव दिए थे कि इस यात्रा में किस प्रकार का संचालन होना चाहिए ताकि लोगों को रास्ते में या मेन पड़ाव में किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन धामी सरकार ने, खास तौर पर दोनों सरकारों ने इस पर कभी भी कोई अपना सही रुख अख्तियार नहीं किया है। अभी देखने में जो आ रहा है, शीतकालीन जो यात्रा है वो यात्रा पहले भी जो यहाँ के लोकल लोग रहे हैं, जो यहाँ के लोकल यात्री रहे हैं, वो तो हमेशा करते आए हैं। सिर्फ इसमें फर्क इतना हुआ है जो रोजगार का दावा कर रहे हैं वो एक भी उत्तराखंड का आदमी नहीं है, वो उत्तराखंड से बाहर का आदमी है। देखिए, शीतकालीन यात्रा से व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है। मतलब अभी जब से इन्होंने आह्वान किया है तभी से ही जब मतलब हम ये कह रहे हैं कि पिछले 2 या 3 सालों से हमें ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना ऐसा लग रहा है जैसे मई, जून का महीना, क्योंकि यात्री बहुत बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हमसे फ़ोन में भी बातचीत होती रहती है, वो हमसे लगातार पूछते रहते हैं होटल खुले हैं या नहीं है और रास्ते सही है कि नहीं है, बर्फ़ गिरी या नहीं है। जब हम ये मैसेज उनको देते हैं, चाहे इंस्टा के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, बहुत उत्सुक होते हैं और उनका रुझान बहुत तेज़ी से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार तो प्रयासरत है, लेकिन धरातल पर इसको लेकर कोई प्लान नहीं है। पर्यटक बर्फ के दीदार करने उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों में जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन चारधाम शीतकालीन गद्दी स्थलों पर कम ही लोगों की आवाजाही हो रही है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी अगर उत्तराखंड में आकर इस शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हैं तो इसका क्या असर यात्रा और यहाँ के जनमानस पर पड़ेगा। चारधाम के मुख्य पड़ाव और छोटे छोटे कस्बों में फिलहाल यात्री कम ही पहुँच रहे हैं। देखना होगा कि पीएम मोदी की ब्रांडिंग किस हद तक यहाँ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। शीतकालीन यात्रा जैसे जैसे शीतकालीन यात्रा की तैयारियां जो हो रही हैं, शीतकालीन यात्रा चल रही है, उसमें राजनीति भी खास तौर पर हो रही है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता हैं, यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश सती तीर्थ पुरोहित हैं, बद्रीनाथ धाम के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही रत्नमणि डोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपके पास आते हैं। संजीव वर्मा जी, शीतकालीन यात्रा का जो श्रेय है सरकार ले रही है, सरकार ब्रांडिंग भी कर रही है, लेकिन धरातल पर क्या नजर आ रहा है? वहीं विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है कि आखिर धरातल पर कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो रुझान नहीं ले रहे हैं शीतकालीन यात्रा को लेकर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की यात्रा जो होनी थी वो टल गई है।
बारिश और बर्फबारी की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से उनकी यात्रा भी टल गई है। ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च में वो वहां पर मौसम अनुकूल होने पर वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो शीतकालीन यात्रा की तमाम बातें की जा रही हैं वो कितना धरातल पर है? वर्मा जी। मतलब कि देखिए, चारधाम यात्रा दिव्य भव्य पहले से भी चल रही है और आने वाले समय में और भी ज्यादा दिव्य भव्य हो, उसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। अभी तक चारधाम यात्रा जो केवल ग्रीष्मकालीन समय पर होती थी, जब मई के आरंभ से इसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलते थे और यात्रा आरंभ होती थी, और लगभग भैया दूज के आसपास यात्रा का अवसान हो जाता है, यात्रा समाप्त हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे और उस समय 6 माह यात्रा पूरी तरह से बंद रहती थी। और क्योंकि यह यात्रा, जो यात्रा रूट पर तमाम जितने भी व्यवसायी हैं उनके लिए एक लाइफलाइन का काम करती, उनकी आजीविका का एक मुख्य स्रोत के रूप में काम करती है। तमाम जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, जितने भी पर्यटक आते हैं, वो जितना भी हमारा एक तरह से यात्रा मार्ग पर जितना भी लोग वास कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रमुख स्रोत का, उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत का काम करती है। और उन लोगों की भी लगातार इस बारे में सरकार से भी ये मांग थी कि इस यात्रा को और ज्यादा बढ़ाया जाए, जिसका संज्ञान लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस और बहुत तेजी के साथ काम किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका अभी दौरा संभावित था 26-27 तारीख में, वो आने वाले थे। शीतकालीन यात्रा की एक तरह से बहुत शानदार ब्रांडिंग होती और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ऑरा है, जो उनका एक आह्वान होता है, उसको पूरा देश और विदेश आत्मसात करता है, उसका उनके आह्वान को एक तरह बहुत सीरियसली लेता है। तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा लाभ इससे मिलता, किंतु मौसम में यकायक परिवर्तन होने की वजह से उनका दौरा, मैं सोचता हूँ, संभावित है अगले माह वो आ सकते हैं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय 2014 में ऑल वेदर रोड का आरंभ किया था, और उस समय कहा था कि ऑल वेदर रोड यानी कि जो हमारी चारधाम यात्रा है वो केवल गर्मी नहीं बल्कि गर्मी सर्दी 12 माह ये यात्रा रहे, और 12 माह तमाम हमारे वहाँ यात्रा रूट पर जितने लोग वहाँ पे वास कर रहे हैं उनको भी लगातार 12 माह रोजगार मिले। इस आधार पर लगातार उसके ऊपर काम किया जाता रहा। और अभी आप देखिएगा, हम लोग और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछले जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें हम अनवरत और कैसे सुधार कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा बेहतरी के साथ सुविधाएं हम कैसे दे सकते हैं, तो उसके ऊपर सरकार लगातार काम करती रहती। अभी जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार एमआरपी यानी कि मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जो पिछली बार हमने 26 लगाई थी, इस बार उसकी भी संख्या बढ़ाने का सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। मेडिकल स्क्रीनिंग पोस्ट, जितने भी हमारे यात्री आते हैं, जितने श्रद्धालु आते हैं, उनको उनका स्वास्थ्य के जो स्क्रीनिंग होती है वो पोस्ट पिछली बार 50 थी, इस बार उसमें भी बहुत अधिक वृद्धि करने की मैं सोचता हूँ सरकार इस और लगातार काम कर रही है जी। और लगातार जो हमारा रजिस्ट्रेशन का है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है,
उसमें लोगों को बहुत जल्दी आकर वहां पर बहुत ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े, तो उसके ऊपर लगातार सरकार काम कर रही है कि आपका जब नंबर आ रहा है तो हम आपको इंटीमेट करेंगे, उसी नंबर के हिसाब से आप आए। और जहां पर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर यात्रियों को विश्राम से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो उनको मैक्सिमाइज करने का हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे स्टेइंग कैपेसिटी की बात हो, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की बात हो, पीने के शुद्ध पानी की बात हो, तमाम यात्री सुविधाओं बढ़ाने पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। ठीक है। किसी भी प्रकार से हमारी चारधाम यात्रा पहले से और ज्यादा दिव्य भव्य हो, इसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है। और साथ ही अभी आप देखें कि जिस प्रकार से प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ, जिसने पूरे देश और विदेश में अपना एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसमें अनुमान था कि लगभग 35-40 करोड़ लोग उसमें ठीक है जी, ठीक है संजीव वर्मा जी, स्नान की डुबकी लगाएंगे। उसका उसमें अपना एक अपने को पावन निश्चित तौर पर वो आंकड़ा जो है वो काफी आगे बढ़ गया। सरकार का अनुमान था 40-45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन आंकड़ा 65 करोड़ के आसपास पहुंच गया। संजीव वर्मा जी, आपकी बात आ गई, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मंजू त्रिपाठी जी प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू त्रिपाठी जी, एक तरफ सरकार श्रेय ले रही है कि उसने 10 सेकंड में अपनी बात पूर्ण कर रहा हूँ, 10 सेकंड बात पूर्ण कर रहा हूँ। देखिए, उसमें जो 35-40 करोड़ का एक अनुमान था, आज 65 करोड़ से अधिक लोग उसमें आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी 2027 में हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में अगला कुंभ संभावित है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। अभी हमारे जो माननीय कमिश्नर साहब हैं विनय शंकर पांडे जी, इसके ऊपर हाई लेवल कमेटी की एक मीटिंग, ठीक है सर, महाकुंभ जो 2027 में होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो शीतकालीन यात्रा और आगामी जो चारधाम यात्रा है उस पर हम बात कर रहे हैं। और आपकी बात सही है कि तैयारियां पहले से होती हैं, फोकस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मंजू त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, एक तरफ जो सरकार है श्रेय ले रही है कि उसने शीतकालीन यात्रा शुरू की, जबकि आपका कहना है कि हरीश रावत सरकार ने यात्रा शुरू की थी। श्रेय लेने की अब होड़ मची हुई है। यात्रा किसी ने भी शुरू की हो, लेकिन यात्रा का मकसद जो है उत्तराखंड वासियों के लिए उनको फायदेमंद हो, तो यात्रा आपने शुरू की हो या सत्ता पक्ष ने शुरू की हो, क्योंकि दोनों लोगों का मकसद तो एक ही है, जनता की सेवा करना, उत्तराखंड की बेहतरी। तो अब यात्रा किसने शुरू की, किसने नहीं की, इस पर विवाद करने के बजाय अगर यात्रा हो रही है तो वो किस तरीके से बेहतर हो, उसमें उत्तराखंड वासियों को कितना लाभ हो, रोजगार को बढ़ावा मिले, जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जी पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देश के लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आपके प्रश्न का उत्तर भाई देना चाहती हूँ कि देखिए, श्रेय लेने की तो भाजपा की नीति है, उनकी आदत है, काम कोई भी करे लेकिन श्रेय इनको लेना है। जबकि बीजेपी अपनी उपलब्धियां जिसे बता रही है, वह कार्य तो हमारे पूर्व सीएम श्री हरीश रावत जी के कार्यकाल में ही हुआ था। हाँ ठीक है, अगर मौजूदा सरकार इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि भाजपा वालों की आदत है कि अपनी पीठ थपथपाने की, कि हमने ये किया, हमने वो किया, जैसा कि आपने कहा श्रेय ले रही है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ इन्हीं के मंत्री इस राज्य के लोगों को गाली दे रहे हैं। आपने वो भी सुना, आज सबसे जो है अहम मुद्दा है कि यही के पहाड़ के लोगों में बोलते पहाड़ की रोटी खाके और पहाड़ के लोगों को ही गाली भी दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यात्रा शीतकालीन शुरू करे, कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्व सीएम श्री हरीश रावत जी ने यह कार्य किया है, इसका शुभारंभ किया था, और इसे धामी जी अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो अच्छे। ये देवभूमि सबकी है, हर उत्तराखंड वासी की यह देवभूमि है, और देवभूमि में पूरे विश्व से लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, और कोई ये नई बात नहीं है, हमेशा से आदि काल से आ रहे हैं। लेकिन
सुविधाएं कहाँ कितनी है, मेडिकल की क्या सुविधा है, महिलाओं के लिए क्या सुविधा है, क्या सुरक्षा है, रोजगार की क्या व्यवस्था है। ठीक है, यात्रा चलेगी तो लोगों की दुकान, लेकिन जब पहाड़ के लोगों को ही आप गाली दे रहे हैं एक तरफ, तो हम कैसे विश्वास करें कि पहाड़ के लोगों को इसका फायदा होगा। यहाँ के जो लोकल दुकानदार, उनको आप बड़े बड़े लोगों को ठेका दे दें, जैसे सिलकियारा टनल में आपने किया था। हर जगह जैसे आपने इन्वेस्टर समिट में गुजरात को पूरा ठेका दे रहा था, दे दिया था। और आप बात करते हैं, इन्हीं के पिच पे खेलते हैं और इन्हीं की बात नहीं करते हैं। अगर आप वाकई सच्चे सेवक हैं, उत्तराखंड वासियों के हितैषी हैं, तो आप यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर बात किया करिए ना। यहाँ के लोगों को जो फायदा उस मुद्दे पर बात करिए। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनसे यहाँ के लोकल बॉडीज को क्या फायदा, यहाँ के छोटे दुकानदारों को क्या फायदा होगा, यहाँ के होटल मालिकों को क्या फायदा होगा, यहाँ की महिलाओं को क्या फायदा होगा, मातृशक्ति को क्या फायदा होगा, जो वहाँ के लोग रोजी रोटी को तरस रहे हैं उनको क्या फायदा होगा, वो आप करिए। ना कि आप जो है बाहर के लोगों को बड़े बड़े ठेके, जैसे हमारे मोदी जी ने रंगा बिल्ला को पूरा अमीर को अमीर बनाते चले जा रहे, गरीब को गरीब बनाते चले जा रहे। 5 किलो राशन में 80% लोगों को समेट के रख दिया है। ऐसा कार्य ना करे। अगर नीति और नियत साफ हो तो यहाँ के हित की बात करे। और लेकिन इनसे उम्मीद करना वही है ना, सूरज को दिया जलाने की तरह है कि किस तरह से यहाँ के मंत्री जो है, यहाँ के लोगों को हम कैसे मान लें कि यहाँ की बात करेंगे, जब यहीं के लोगों को गाली दिया जा रहा है। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, मंजू त्रिपाठी जी गाली दिया जा रहा है, तो हम ठीक कह रही हैं आप, उम्मीद क्या कर सकते हैं। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, आप ठीक कह रही हैं, व्यवस्थाओं पर जरूर सवाल होना चाहिए, लेकिन यात्रा शुरू किसने की, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष श्रेय लेने में जुटा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है ब्रांडिंग कर रही है, सरकार ब्रांडिंग करने में लगी हुई है कि उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा सरकार की बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ विपक्ष तमाम सवाल भी उठा रहा है। हमारे साथ तमाम विशेष मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा से आखिर कितना फायदा हो रहा है, उत्तराखंड की जनता का कितना फायदा हो रहा है और आने वाले समय में जो चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं उस पर प्रशासन किस तरीके से, शासन किस तरीके से तैयारियां कर रहा है। सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ दीपक रावत जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी से। दीपक रावत जी, ये सच है कि उत्तराखंड की आजीविका का प्रमुख साधन पर्यटन और चारधाम यात्रा है, लेकिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं, तैयारियां हमेशा सवालों के घेरे में रही हैं। कितनी भी कोई भी सरकार हो, कितना भी दावा करे कि बेहतर तैयारियां हुई हैं, लेकिन जब यात्रा का पीक होता है तब कहीं ना कहीं तैयारियों की जो पोल होती है वो खुलकर सामने आ जाती है। पिछले साल भी हमने देखा कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। तो उत्तराखंड में उस हिसाब के आपको क्या लगता है कि अभी संसाधन और बढ़ाने की जरूरत है? दूसरी चीज, शीतकालीन यात्रा पर जो वार और पलटवार चल रहा है, श्रेय लेने की बात चल रही है कि हमने शुरू की, तुमने शुरू की, क्या कहेंगे इस पर? मनोज जी, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट कहना है, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, जो वर्तमान में हो, पूर्व में कांग्रेस की रही हो, किसी भी रूप में यदि यहाँ के जनमानस या यहाँ के सुदूर प्रांत में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिकी को बढ़ाने का कोई भी प्रयास अगर कोई भी सरकार करती है, उत्तराखंड क्रांति दल उसका समर्थन करता है। बिल्कुल। अगर इसी स्वरूप में यदि चारधाम यात्रा, शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करी गई है और उससे अगर स्थानीय रोजगार उत्पन्न होता है या स्थानीय जो लोग हैं जिनके व्यवसाय इससे जुड़े हुए हैं चारधाम यात्रा से, उनको अगर आर्थिक रूप से फायदा होता है तो उत्तराखंड क्रांति दल ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करता है। अब रही बात किसने शुरू करी किसने नहीं करी, क्योंकि सत्ता में बारी बारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही है, ये इन दोनों के बीच का विषय है कि ये कब किसने कहां शुरुआत करी। हाँ, ये जरूर है कि बीच में रुक गई थी, ये इसमें कोई असत्य नहीं है, बिल्कुल बात सत्य है कि कांग्रेस के समय इसका प्रयास किया गया था शुरू हुआ था, बीच में किसी कारण से रुक गई थी। अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने इसको दोबारा से शुरू किया है और निश्चित रूप से इसका फायदा यहाँ के स्थानीय जो रोजगार जो उत्पन्न होगा, जो यहाँ के व्यापारी होंगे
जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित होंगे, जो तमाम जो इस चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके परिवार है, उनको इसका फायदा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और उत्तराखंड क्रांति दल इसका विरोध कभी नहीं करता है। लेकिन विषय यह है कि आज से इस राज्य बनने के 25 वर्ष पहले, मनोज जी, 25 वर्ष हो चुके हैं, तब भी यहाँ पर मुख्य आय का स्रोत तीर्थाटन और पर्यटन था। और 25 वर्ष बाद भी आज भी अगर बजट आप पिछले उठा के देख लीजिए, कोई इंडस्ट्री से कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चर से कोई पैसा, इस आय के स्रोत नहीं बढ़े इस प्रदेश के, आबकारी से बढ़े हैं। 25 वर्षों में यदि अगर इस प्रदेश ने तीसरा कोई स्रोत उत्पन्न किया है तो वो आबकारी है, एक्साइज है, जिसके आय के स्रोतों से ये प्रदेश अब चल रहा है। ये एक विडंबना है, एक विकल्प जो है वो उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं इस प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद भी। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो सबसे बड़ी जो वो समस्या है, वो जो एक प्रमुख मुद्दा ये है कि हमें दूसरे विकल्पों को भी बहुत जल्दी इसका प्रयास करने चाहिए थे। अब हम तो चाहते हैं कि इस प्रयास जितनी ज्यादा आय के स्रोत यहाँ से बढ़े। अब अगर मुख्य प्रधानमंत्री जी का वो तो मौसम के खराब होने के कारण प्रधानमंत्री जी का ये शीतकालीन जो यहाँ पर प्रवास था वो रुक गया है, कि शायद अगले महीने, मार्च के महीने में हो जाए, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा और हम स्वागत कर रहे हैं। कोई भी ब्रांडिंग करे, कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रदेश के ब्रांडिंग करता है तो उत्तराखंड क्रांति दल उसका स्वागत करेगा। निश्चित रूप से। आप हमारे साथ दीपक रावत जी जुड़े रहिए। उमेश सती जी आपके पास आते हैं। उमेश सती जी, दीपक रावत जी ने जो बात कही है, बहुत शानदार बात उन्होंने कही है कि उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कोई भी कंट्रीब्यूट करे, कोई भी नई चीज करे जो उत्तराखंड को जिससे फायदा होने वाला है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, और खुले दिल से वो स्वागत कर भी रहे हैं। सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की, हो सकता है कांग्रेस ने पहले किया हो, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं कि किसने पहले किया, जिसने भी किया, क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं वो योजनाएं शुरू करती हैं, जनता के हित के लिए करती हैं, और सभी सरकारों की जिम्मेदारी होती है। किसी ने भी यात्रा शुरू की हो, लेकिन यात्रा सुचारू रूप से अगर चलती है, लोग यहां पर आते हैं, पर्यटन से जुड़ते हैं, और तो इसमें उत्तराखंड वासियों का फायदा होगा, तो ये निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी कारणवश अभी यात्रा उनकी रुक गई है, लेकिन आने वाले समय में अगर वो आते हैं तो ब्रांडिंग वो करेंगे, तो प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग से क्या लगता है आपको फायदा होगा और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात शुरू से आते हैं, जहां तक आपने दीपक रावत जी की बात की, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये स्वागत योग्य कदम है। सरकार कोई भी रहे और जो भी इसको यात्रा को बढ़ावा दे, उसके स्वागत योग्य कदम है। दूसरा, जहां तक आपकी श्रेय लेने वाली बात है, ठीक है, ये एक जमाने में हरीश रावत जी के जमाने में जरूर शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर पहल नहीं की। इसका बहुत बड़ा श्रेय अगर मैं देना चाहूं तो ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अवधूतेश्वरानंद महाराज जी, वो लगातार 3 वर्षों से लगातार इस शीतकालीन यात्रा को कर रहे हैं, और उसमें मुझे भी बहुत बड़ा, हमें भी बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ 3 यात्राओं में मुझे जाने का, लगातार 3 सालों से मैं भी उनके साथ शीतकालीन यात्रा में जा रहा हूं बराबर। और पिछले बार तो बहुत बड़ी बात यह रही कि उसमें सबसे बड़ा उसका जो मुख्य रहा है कि 3 लगातार 22 राज्यों के जो हमारे साथ तीर्थ यात्री थे, वो भी उसके साथ तीर्थ उसमें चल रहे थे, यात्रा में चल रहे थे, शीतकालीन यात्रा में। और जहां तक मैं कहता हूं, हमने उसके बाद हम उत्तराखंड चारधाम महापंचायत की तरफ से स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिले, उनसे हमने कहा कि आप इसको बढ़ावा दें, तो मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर पहल की, इसके लिए हम उनका भी स्वागत करते हैं। जहां तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे थे, और बहुत उनका स्वागत योग्य कदम था कि वो प्रथम अपने शीतकालीन यात्रा में आ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। अब हो सकता है शायद मार्च में 4 या 5 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बड़ी उनका बहुत बहुत स्वागत है, और वो उनके आने से न सिर्फ देश में और बल्कि विदेश तक में ये सब बातें जाएंगी, और जो भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी जो देश विदेश में सभी जगह रह रहे हैं, वो आए, और पूरे स्वागत है उनका। उत्तराखंड की तो हम तो कह रहे हैं इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम तो सरकार से लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आपने जो आपने यात्रियों का जो ये निर्धारण किया है, इसको भी समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आप कैंची धाम में कहीं वहां यात्रियों का कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन आप जैसे ही यात्रा, जबकि हमारी आर्थिक निर्भरता बहुत हद तक, जैसा आप भी मानेंगे कि बहुत ज्यादा आर्थिक निर्भरता इसी पे है। और दीपक जी ने अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा देखो, हमारा बहुत सालों से लगातार जो हमारी आर्थिक निर्भरता है वो इसी पे ज्यादा टिकी, तीर्थाटन और पर्यटन पे ज्यादा टिकी, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जब एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारा आय का मुख्य स्रोत
तीर्थाटन एवं पर्यटन है, तो उसके तरफ गंभीरता के साथ प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन सरकार आज भी यात्रियों का संख्याओं का निर्धारण करके यहाँ के तीर्थाटन को और पर्यटन को पता नहीं क्यों उसको रोक देना चाहती है। हमारा कहना है कि आप प्रयास कीजिए, लोगों को बढ़ावा दीजिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि साहब पूरे देश को, एक तरफ तो हमारे यहाँ जो कुंभ में सरकार दावे कर रही है कि 6263 करोड़ लोग पहुंच गए, नहा भी लिए, इतनी अच्छी यात्रा हो गई, तो क्यों हम उस यात्रा को अपनी ओर डाइवर्ट नहीं कर पा रहे? क्यों हम लोग यहाँ पर जैसे यात्रा हम संख्याओं का निर्धारण कर देते कि 15,000 यहाँ आएंगे, 20,000 वहां जाएंगे। ठीक है उमेश सत्ती जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिहार के 7 विधायकों ने ली है मंत्री पद की शपथ। तो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी, बिहार के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो लंबे समय से इस बुगाहट चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और आज बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बिहार के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस वक्त की अहम खबर आपको, बिहार की राजनीति से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बिहार के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का यह विस्तार हुआ है। काफी समय से चर्चा हो रही थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, और आज 7 नए मंत्री जो विधायक थे वो उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो नीतीश मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री अब शामिल हुए हैं, 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बिहार के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 45 दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी के पास आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतनमणि डोभाल जी, आपने कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता को सुना, यूकेडी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, और उमेश सत्ती जी जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने भी अपने वक्तव्य दिए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस तरीके से इस पूरे सिनारियो को आप समझ रहे हैं? क्योंकि अब शीतकालीन यात्रा को लेकर जहां श्रेय लेने का लगातार होड़ चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार श्रेय ले रही है कि तीर्थ यात्रा हमने शुरू की। व्यवस्थाओं पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन श्रेय लेने की बात पहले हो रही है। लेकिन शीतकालीन तीर्थ यात्रा से उत्तराखंड को कितना फायदा हो सकता है? क्योंकि अगर ये पहले शुरू की जा चुकी है व्यवस्था, तो ये अनवरत चलनी चाहिए, और अगर अब आगे ये शुरू की जा चुकी है तो इसमें क्या सरकार को करना चाहिए ताकि शीतकालीन यात्रा भी बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चले? हालांकि सरकार इसकी ब्रांडिंग कर रही है, प्रधानमंत्री भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा से लोग जुड़े, और उत्तराखंड की जो आजीविका का प्रमुख साधन है पर्यटन और चारधाम यात्रा, तो उत्तराखंड के लोगों को इससे लाभ हो।
तो ब्रांडिंग जो सरकार कर रही है, इससे कितना लाभ आपको होता दिखाई दे रहा है उत्तराखंड को? देखिए मनोज जी, सरकार जो ब्रांडिंग कर रही है, ये कोई उसके विरोध में कोई नहीं है। सिरे तो खैर अब जो राजनीतिक लोग हैं वो सिरे नहीं लेंगे तो उनके राजनीति कैसे चलेगी, वो तो लेंगे, वो कहेंगे हमने करा, वो कहेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने भी किया है वो प्रदेश में ही किया है, वो सबको देख रहा है। मैं ये थोड़ा सा इसमें व्यवस्थाओं को लेके चल रहा हूँ कि हमने पहले भी के न्यूज पर मेरे पहले भी डिबेट की इसमें। इस अगर आप शीतकालीन यात्रा चल रहे हैं, वो शीतकालीन आना कब है? अब शीतकालीन तो जा रहा है, अब प्रधानमंत्री मुखबा नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री आते तो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, अगर वो इस नाम पर आ रहे होते कि हम यात्रा के लिए इसके लिए आ रहे हैं तो बड़ी बात है। ऐसे वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए जो लोगों को आकर्षित करने के लिए, दो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये एक गटमट नहीं होना चाहिए, एक धार्मिक तीर्थाटन है, एक पर्यटन है। अगर ये दोनों को अगर आप गड्ढमड्ढ कर देते हैं, जो आकर्षण रहता है हमारी यात्रा का, वो खत्म होता है उससे कि उसको किस तरह हम गांव में हमारे यहाँ ग्राम देवता हैं, वो उनका वर्ष में किस दिन होगा, वो दिन समय निश्चित है और वो उसकी इंतजार रहती है सब लोगों को कि भाई हमारे यहाँ मंडाण लगेगा या जागर लगेगा, हम उसमें मनौती मांगते हैं लोग। ऐसी चार धाम यात्रा हमारा आकर्षण है पूरी देश में भी और देश से बाहर भी, कि चार धाम यात्रा अप्रैल में शुरू होती है और हम वहाँ उस दर्शन करने के लिए जाएंगे। पर्यटन के लिए तो आप बढ़ावा देते रहे, हर समय आएंगे तो हमें चार पैसे मिलेंगे, तो उसमें क्या है, वो तो स्वागत योग्य बात है। अब हमारी वो पहली वाली सड़कें भी ठीक ठाक हो गई हैं, लेकिन सारी बात ये है कि मैं यहाँ पर इसको ला रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व है, हरिद्वार में लाखों लोग आए हैं। कल अभी भाजपा प्रवक्ता जी बता रहे थे कि कमिश्नर आए, वो कमिश्नर भी कल यहाँ पर आए। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था में तो आज हरिद्वार जाम है हाईवे के, क्या व्यवस्था है फिर? ये जब हम ये व्यवस्थाएं पर जब बात करते हैं और कमिश्नर भी यहाँ हो, वो बैठकें ले रहे हो, ये इनका ज्यादा ध्यान क्या है? अब इन्होंने इलाहाबाद में वहां कर दिया कि हम 65 लाख ने स्नान कर लिया और वो कुंभ का वो महाकुंभ कर दिया। यहाँ जब अर्ध कुंभ होना 2027 में, कमिश्नर कह दिया कि हम इसको कुंभ करेंगे। मतलब अब अर्ध कुंभ नहीं होगा, वहाँ महाकुंभ होगा, यहाँ कुंभ होगा, अर्ध कुंभ गायब होगा। ये नाम बदलने का जो ये भी तो सिरे लेने वाली बात है ना कि हमने भाजपा वाले हैं, गणेश भगवान ठीक है, आ रहे मंजू जी, ये कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो सरकार की ही ये जिम्मेदारी है और वो ब्रांडिंग करे कि भाई उनके रहने की व्यवस्था, सारे लोग कार वाले नहीं होंगे, बिल्कुल कुछ बसों में आएंगे, वो होटल का किराया वहन नहीं कर सकते हैं, जिन जरूरत है, लेकिन वो भी आएंगे, उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? कहाँ आप रैन बसेरा बना रहे हैं, कहीं पे बना रहे हैं, ठंड में ना बचे। प्रधानमंत्री को आना चाहिए था जब मौसम ऐसा था, तो इस मौसम में तो लोग आते हैं यहाँ कि बर्फ देखने के लिए रहता, तो मुख्य प्रधानमंत्री आते तो पूरा उत्तरकाशी से लेकर वहां तक लोग भर जाते, बिल्कुल। तो वो यहाँ रुकते तो हमें कुछ पैसा मिल जाता। चलिए निश्चित रूप से सर जवाब ले लेते हैं। तो उनके लिए जब वो अपने लिए उनको साफ मौसम चाहिए और यात्रियों के लिए आपको शीतकालीन चाहिए, ये कहते हो। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री डोभाल सर जवाब ले लेते हैं। डोभाल सर जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, बड़ी रोचक बात कही आदरणीय रत्नमणि डोभाल जी ने। सबसे पहले तो वर्मा जी मैं आपको कहूंगा कि मंजू त्रिपाठी जी जो कह रही हैं कि श्रेय आप पूरा मत लीजिए, शुरुआत का जो है यात्रा शुरुआत का श्रेय हमको दे दीजिए, जो हमने शुरू किया था, बाकी आपने रीस्टार्ट किया है उसका श्रेय आप ले लीजिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो अभी तीर्थ पुरोहित हमारे साथ उमेश सती जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर आप कुंभ महाकुंभ की बात कर रहे हैं, 2027 में आप कुंभ करवाने जा रहे हैं, आप यहां वो व्यवस्थाएं तो लाइए ताकि लोग वहां आए, पर्यटन के लिए लोग आए। यहां अगर 65 करोड़ आ सकते हैं तो वहां 5-10 करोड़ क्यों नहीं आ सकते हैं?
तो आप वो व्यवस्था करिए। और दूसरी चीज जो सबसे रोचक बात आदरणीय रत्नमणि जी ने कही कि मार्च में प्रधानमंत्री आएंगे, फरवरी समाप्त होने पर हम चर्चा करने बैठे हैं कि शीतकालीन यात्रा कैसे सुचारू रूप से चले और कैसे उसकी ब्रांडिंग हो। और अगर प्रधानमंत्री मार्च में आते हैं तब तो उसमें ग्रीष्मकालीन यात्रा में उसका फायदा होगा, उस उनकी ब्रांडिंग का, उनकी यात्रा का। शीतकालीन यात्रा में कहां फायदा होगा? वर्मा जी। मनोज जी देखिए, सबसे पहले तो मेरी बहन मंजू जी भी जो बात कर रही थी जी, कहती हमने किया। हाँ, हो सकता है आपने किया हो, लेकिन मैं आपके द्वारा जो किया हुआ होता है तो उसमें आप लोग केवल और केवल पत्थर लगाने का काम करते हैं। अच्छा, लगाने का काम। तो आप पत्थर, अब आप मंजू जी कह रहे हैं आप पत्थर मत हटाइए, अगर हमने पत्थर लगाया भी है, पत्थर लगा रहने दीजिए, बाकी काम आप कर लीजिए। वर्मा जी। अभी मैं कल ही यमकेश्वर ब्लॉक में गया, तो वहाँ पर मैंने हाईवे पर 2016 का एक हरीश रावत जी का शिलापट देखा। मैंने उसका तस्वीर भी ली। अभी इसी वाले फोन में उसकी फोटो भी है। मैं दूसरे फोन से जुड़ा होता तो मैं भी आपको दिखाता। तो मैंने उसमें जो भी योजना थी, मैंने वहाँ पे आसपास के जो लोग थे, मैंने उनको बोला कि पत्थर लगा था, इसका काम कहाँ पे हुआ? ना बोला जी बस पत्थर लगाने आए थे और उसके बाद कोई मुड़ के आया भी इधर नहीं। यानी कि आप लोग शिलापट लगाते हैं, भूल जाते हैं, एक पत्थर भी उस पे लगाते नहीं, झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ का ढोल पीटते हैं। और यही आपकी एक कार्य संस्कृति है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति है, हम जिस रोज किसी योजना का शिलान्यास करते हैं उसी रोज हम उसका उद्घाटन की तिथि भी निश्चित करके जाते हैं। अभी ऑल वेदर रोड की हम यदि बात करते हैं, ऑल वेदर रोड हमने जब आरंभ किया था, हमने ये भी साथ साथ बता दिया था कि ऑल वेदर रोड हम इस तिथि को इसको हम पूर्ण कर लेंगे। और मैं सोचता हूँ जो हमने समय दिया उसी समय के अनुसार हमने उसका काम पूर्ण भी किया। यदि हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, जो काम हमने आरंभ किया था उसी दिन हमने उसके पूर्ण करने की तिथि भी घोषित करी। और मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक किसी भी काम की एक तरह से एक नींव होती है, और जब हम नींव को मजबूत करते हैं तो उसका लाभ मैं सोचता हूँ उत्तरोत्तर आने वाली हमारी जनरेशन को भी मिलता है। ठीक है सर। और भारतीय जनता पार्टी, हम जब 4 धाम की करते हैं, चाहे हम शीतकालीन यात्रा की बात करें, चाहे हम शीतकालीन यात्रा की बात करें, अब शीतकालीन यात्रा में आप हास परिहास तो कर सकते हैं कि उससे होगा क्या। उससे जो हमारे नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर हो रहे हैं, वहाँ के जितने लोग आसपास रहते हैं, जो वहाँ पे स्थानीय वासी निवासी हैं, उनको एक आय का एक अलग स्रोत, नया स्रोत मिलेगा। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से हमारी सरकार की होम स्टे की एक बहुत बड़ी योजना धरातल पर लगातार काम कर रही है, जिससे हजारों युवाओं को अपने घर बैठे रोजगार मिला है, पलायन से मुक्ति मिली है, उस दिशा में भी सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। आज उत्तराखंड संजीव वर्मा जी महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ में 65 करोड़ लोग पहुंचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 65 करोड़ लोग पहुंचे हैं। सेल लेने की नहीं है, सेल लीजिए, लेकिन सेल भी जब लेना चाहिए, सेल की बात भी जब करनी चाहिए जब अपनी थोड़ी इच्छा शक्ति भी हो काम करने की। आपकी इच्छा शक्ति तो कभी थी नहीं, हमारी इच्छा शक्ति भी है, हमारा ध्येय भी है कि हमने डेवलपमेंट को ग्राउंड जीरो पे डिलीवर करना है। हम लगातार काम भी कर रहे हैं। अभी आप संजीव वर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? संजीव वर्मा जी
जी मनोज जी बताइए। मंजू त्रिपाठी जी कह रही हैं कि आप और उमेश सती जी कह रहे हैं कि 65 करोड़ प्रयागराज में लोग पहुंचते हैं, श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं। 2027 में आप ऐसी व्यवस्था करिए, वहां भी लोग पहुंचेंगे। चारधाम में जो लोग अव्यवस्थाओं का शिकार होते हैं, आप बेहतर व्यवस्था करिए, बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। जहां सुरक्षा की जब उनको की गारंटी मिल जाएगी, बेहतर सुविधाओं की गारंटी मिल जाएगी, तो आराम से वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उमेश सती जी आ रहे हैं, उमेश सती जी आ रहे हैं, वर्मा जी से जवाब ले लें। जी सरकार उसको बंद करे। उमेश सती जी आपके पास आ रहे हैं, वर्मा जी कम शब्दों में व्यवस्था बनाइए उस तरह की। एक तरफ तो में बड़ा भव्य कुंभ करने की तैयारी है, संख्याओं पर। ठीक है सती जी वर्मा जी से जवाब ले लें। भाई सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं, वो जवाब देंगे। जी वर्मा जी। हाँ देखिए, मनोज जी ने कहा कि प्रयागराज में 65 करोड़ से अधिक जो अभी श्रद्धालु हमारे आस्था की डुबकी लगा चुके, तो उसी के अनुरूप हम भी इसी उसमें प्रयासरत हैं कि जो 2027 में कुंभ हम हरिद्वार में आयोजित करने जा रहे हैं, उसमें तमाम प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, जो पक्का निर्माण होना है, जो अस्थायी निर्माण होने हैं, उसके ऊपर हाई लेवल कमेटी, अभी 2 साल का समय है, लेकिन 2 साल अंदर कोई भी ऐसा कार्य शेष न रह जाए, चाहे वहां पर रुकने की व्यवस्था हो, चाहे पक्के घाट की व्यवस्था हो, जितने घाट बनाने हैं वो पूरी तरह स्थायी हो, ताकि उनका फायदा न केवल इस कुंभ में बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी मिले। बिल्कुल ये तैयारियां जब होंगी तभी जो व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से हो पाएंगी। संजू वर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मंजू त्रिपाठी जी 1 मिनट में आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, उसके बाद डोभाल साहब के पास जाएंगे। मंजू जी, जिस तरीके से वर्मा जी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य हुआ, 65 करोड़ लोग यहां पर पहुंचे। उत्तराखंड हालांकि छोटा राज्य है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन 5-10 करोड़ लोग वहां पहुंच सकते हैं। क्या लगता है सरकार उतनी व्यवस्थाएं करेगी? आने वाला जो चारधाम का जो समय आने वाला है, उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको सुविधा युक्त यात्रा करने को मिलेगी, और चारधाम जो 2027 में अर्धकुंभ जिसको कह रहे हैं वो आएगा, तो बेहतर व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार दे पाएगी। मनोज जी, इन सब बातों का निचोड़ गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चपाई से निकल के आ रही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनसे। जिसकी जैसी भावना होती है उसी तरह ईश्वर का रूप उसको दिखाई देता है। और जो बातें करें श्रेय लेने की आदत कांग्रेस की नहीं है, श्रेय लेने की आदत भाजपा को है। और इनकी कथनी करनी में आपने अभी सुना कि अर्ध कुंभ को ये कुंभ बना देंगे, ये भाजपा वाला इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने तो मूर्ति को, गणेश भगवान को दूध पिला दिया था, तो ये क्या कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये इतने ही परोपकारी, इतने ही उदार है, तो क्यों नहीं खत्म कर देते हैं। अगर इनके अंदर पावर है। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। उमेश सती जी आपके पास आते हैं। उमेश सती जी, सरकार की जो कथनी करनी है, निश्चित रूप से सरकार प्रयास कर रही है, सभी विभाग सरकार के लगे हुए हैं। चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध करा सके, लोग आ सके, इसके प्रयास में सरकार ब्रांडिंग कर रही है, सभी विभाग ब्रांडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले चारधाम यात्रा के लिए सरकार जो कह रही है कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आपको भरोसा है कि सरकार अब उचित व्यवस्था दे पाएगी? श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में जाएंगे और उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। सती जी उस पर काम करिए ना आप। बहुत मंजू जी आपकी बात आ गई। मंजू जी माफ कीजिएगा, मंजू जी सती जी को बोलने दीजिए। अरे शीतकालीन की यात्रा, मंजू जी सती जी को बोलने दीजिए। मंजू जी आपकी बात आ गई, माफ कीजिएगा। सती जी अपनी बात रखें, समय कम है। मंजू जी माफ कीजिएगा। मंजू जी उनकी यात्रा क्यों स्थगित कर दी? मंजू जी ये नहीं कि मैं करूं तो पुण्य सनातन का विरोध करती रहेंगी। भाई मंजू जी अब दूसरे को बोलने दीजिए, माफ कीजिएगा। सती जी आप अपनी बात रखिए 1 मिनट में। समय खराब मौसम में उस यात्रा का आनंद उठाइए। आप क्यों वक्त बदलते हैं? मंजू जी की आवाज बंद कर दी जाए। ठीक है सती जी आप अपनी बात रखिए 1 मिनट में।
हमारा कहना यह है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि पिछले साल जो यात्रियों की जो संख्या जो आई थी, जो साल भर जो यात्रियों ने की, वो लगभग 54 लाख यात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए थे, उत्तराखंड में आए थे। उसके बाद भी सरकार इनके पर्याप्त रूप से अभी तक उनका वो संख्या का जो निर्धारण कर रही है सरकार, लगातार कह रही है कि 18,000 वहां गंगोत्री आएंगे, 15,000 वहां, 9,000 लगभग यमुनोत्री में आएंगे और 25,000 लगभग बद्रीनाथ में और 15,000 लगभग केदारनाथ में आएंगे। तो ये संख्याओं का निर्धारण क्यों कर रहे हैं आप? एक तरफ तो आप 2027 में भव्य कुंभ करने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करोड़ों लोग आएंगे, तो उसमें आप उसमें भी क्या आप यात्रियों की संख्याओं का निर्धारण करेंगे? निश्चित रूप से। पहली बात तो ये मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वहां भी संख्याओं का निर्धारण किया जाएगा? अगर वहां संख्याओं का निर्धारण नहीं किया जा रहा है तो यहाँ चारधाम यात्रा में जो हर साल आप एक संख्याओं का निर्धारण कर देते हैं, ये गलत है। इस परंपरा को खत्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उमेश सती जी, आपकी बात आ गई। रतनमणि डोभाल जी आपके पास आते हैं। रतनमणि डोभाल जी, कुल अगर निचोड़ की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको शीतकालीन यात्रा, अब चारधाम यात्रा, उसके बाद 2027 में आपको बता दें अर्धकुंभ, जिस तरीके से उत्तराखंड को आयोजन उत्तराखंड करने जा रहा है, उत्तराखंड के जो आजीविका का प्रमुख साधन है पर्यटन और ये यात्राएं ही हैं, तो सरकार किस तरीके से व्यवस्थाएं करेगी? मनोज जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके इजाजत हो तो। हाँ सर। और ये बात ये है कि क्योंकि आपके पास बीजेपी के जिम्मेदार प्रवक्ता बैठे हुए हैं और उनके संज्ञान में भी हमने ये जो लोगों की आर्थिकी है वो यात्रा पर निर्भर करती थी, उसी को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें तय की गई थी। और मुझे अगर याद है, ये लोग भूल जाते हैं और ये चाहते हैं कि सब उसको भूल जाए। 2014 में जब मोदी जी पहले सरकार बनी थी और ये पर्यटन मंत्री बने थे केंद्र में हमारे महेश शर्मा जी, और एक अच्छी पहल उस समय हुई थी कि हम पूरे देश में एक महाभारत कालीन सर्किट बना रहे हैं जो पर्यटकों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए, जिसमें उत्तराखंड ने भी जब उसके बाद सर्वे वगैरह किया गया तो जो हमारे उत्तराखंड में 52 स्थान ऐसे थे जो कालीन थे और उसको उस सर्किट से जोड़ा जाना था, ताकि ये 12 महीने लोग जब जिसको जैसे समय हो आते रहे, लोग दर्शन करते रहे और आएंगे तो यहाँ रुकेंगे तो 4 पैसे खर्च करेंगे, 2 पैसे हमें भी मिलेंगे, ये उम्मीद थी। लेकिन उस सर्किट का आप कोई चर्चा ही नहीं करता, वो कहाँ गया? निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो विषय है ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए, हित के लिए है। सभी मेहमानों का माफी के साथ शुक्रिया करना चाहिए, आगे समय इजाजत नहीं देता है। यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ दीपक रावत जी जुड़े। दीपक रावत जी को हम दोबारा नहीं ले पाए, लेकिन माफी के साथ सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज इस खास मसले पर चर्चा हुई और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आजीविका का जो प्रमुख साधन पर्यटन है और तीर्थाटन है, तो इस पर सरकार को बेहतर तरीके से विचार करना चाहिए, योजनाएं बनाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड का विकास में सहभागिता हो सके और तीर्थाटन जो प्रमुख रूप से अपना योगदान करता है वो भी बढ़ सके। तो देवभूमि के दंगल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।